भारत माता की आज हम पूजा करते हैं, उस तस्वीर की कल्पना पहले किसने की थी? क्या आपने कभी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कलाकारों, खासकर चित्रकारों के योगदान के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि भारत माता की जिस तस्वीर की आज हम पूजा करते हैं, उस तस्वीर की कल्पना सबसे पहले किसने की थी और कौन उसे रंगों और लकीरों के माध्यम से एक स्त्री के रूप में, एक माँ के रूप में हमारे सामने लाया था, जिस चेहरे के समक्ष आज हर भारतवासी नतमस्तक होता है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में चित्रकला और चित्रकारों का क्या महत्व रहा है। अवनींद्र नाथ जैसे चित्रकारों ने किस प्रकार कलाकारों को एकजुट करके और उनकी कला के माध्यम से, उनके चित्रों के माध्यम से आज़ादी की लड़ाई में किस प्रकार योगदान किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपर्णा। आईडीडी मीडिया पर आपका स्वागत है और आज चित्रकला की समीक्षा के इस क्रम में कला समीक्षक ओम प्रकाश गुप्ता जी इन सारे विषयों पर अपनी बात रख रहे हैं। वे इतिहास के वे पन्ने आपके सामने खोल रहे हैं जो हमारी नज़रों से ओझल रहे हैं अभी तक। कला समीक्षा के वीडियो कला के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी विद्यार्थी या कलाकार जो सीखना चाहता है या जो कला के इतिहास को जानना चाहता है, उसके पाठ्यक्रम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक दस्तावेज की तरह तैयार हो सकता है। कला समीक्षा की इस कड़ी में ओम प्रकाश गुप्ता जी ने स्वाधीनता आंदोलन में चित्रकला के महत्व पर प्रकाश डाला है। आइए सुनते हैं कला समीक्षक ओम प्रकाश गुप्ता जी के द्वारा की गई समीक्षा। और कला समीक्षा के बहुत सारे वीडियोस हम धीरे धीरे आपके सामने लाएंगे और कला के माध्यम से किस प्रकार इस देश को चित्रकारों ने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया है, हम अपने आगे के वीडियोस में जानेंगे, समझेंगे। आइए सुनते हैं कला समीक्षक ओम प्रकाश गुप्ता जी के द्वारा की गई कला समीक्षा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जहां मुझे लगा कि इस पे कुछ चर्चा करना आवश्यक है। अपने देश के 75वीं स्वतंत्रता वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बड़ा ही हर्ष का विषय है। हम देखते हैं कि तमाम हमारे कलाकार भाई बंधु, बुजुर्ग कलाकार, सीनियर कलाकार इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और अपनी कला के द्वारा, अपनी प्रतिभा के द्वारा बड़ी ही उम्दा कृतियों की रचना करते हैं। साथ ही बहुत ही ओजस्वी अपनी परिचर्चा भी करते हैं। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कलाकार स्वयं को ही उपेक्षित कर रखा है। मैं जानना चाहता हूं या ये कह लूं कि उन कलाकारों से यह कहना चाहता हूं कि क्या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में केवल हमारे नेताओं का ही योगदान रहा, या फिर ये कह लें कि जो गिने 2, 4, 10 नाम हमारे उंगलियों पे आते हैं उन्होंने ही देश को आज़ाद करा दिया। ऐसा नहीं। आज हम जिस भारत माता के चित्र की पूजा करते हैं, शायद उसमें से 50% लोग यह नहीं जानते कि इस चित्र की रचना किसने की, इस चित्र का निर्माणकर्ता कौन है। जो हमारी आज माँ के रूप में, भारत माता के चित्र के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहा चित्र किसने बनाया? क्या उस कलाकार का इस स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं है? भारत माता के चित्र की रचना अमृता शेरगिल ने भी एक की है, जिसमें उन्होंने भारत माँ को दीनहीन बूढ़ी स्त्री के रूप में दिखाया है। भारत माता का चित्र पूर्णचंद्र बोस ने भी बनाया है, जिसमें भारत माता के मुकुट को हिमालय की बर्फीली चोटियों से आच्छादित दिखाया है। तो इस सब चित्रों का बनाने का क्या इस समाज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा? इस समाज को इस सब चित्रों ने आंदोलित करने का कार्य किया, ऊर्जा देने का कार्य किया, समाज को एक नई शक्ति देने का प्रयास किया या नई शक्ति के रूप में ऊर्जा का संचार किया। तब जाकर के देश आज़ाद हुआ। थोड़ा थोड़ा सहयोग हर क्षेत्र से मिला, साहित्य से, कला से और उन तमाम विधाओं से मिला जो हमारे देश के लिए जरूरी थे। अंग्रेजों के शासन के पूर्व हमारी कला बड़ी ही समृद्ध और शक्तिशाली थी, बड़ा ही ओजस्वी थी। ब्रिटिशों के आगमन के बाद
अंग्रेजी शासन का भारतीय कला के प्रति उदासीनता और यह भ्रम फैलाना कि हमारी अंग्रेजी कला श्रेष्ठ है, भारतीय कला में कोई ओजपूर्ण स्थान नहीं है, जिसकी वजह से धीरे धीरे भारतीय कला विलुप्त सी होती चली गई और अंग्रेजी कला ने भारतीय कला को पूर्णतः दबा कर रख दिया। 1857 में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह भारतीयों ने छेड़ा, उसको अंग्रेजियत ने बड़े ही कूटनीति से, बड़े ही बल से दबा दिया। लेकिन यह तो एकदम निश्चित ही है कि यह एक बड़ा कार्य हुआ जिसमें कि अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की चिंगारी हर भारतीय के दिल में जग गई और ये अंदर ही अंदर सुलगती रही। लोग धीरे धीरे अंग्रेजों के, अंग्रेजियत के प्रति, अंग्रेजी सत्ता के प्रति, अंग्रेजी शासन के प्रति, अंग्रेजी सामानों के प्रति लोगों का विद्रोह शुरू हुआ। अंग्रेजी सत्ता का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ा और अंग्रेजी कला का प्रभाव भी उसी क्रम में बढ़ा। भारतीय कला में एक प्रकार की कल्पनाशीलता का प्रभाव है। भारतीय कला बिल्कुल काल्पनिक है, क्योंकि हमारी भारतीय कला पौराणिक कला है और पुराण में जो चित्र बने हैं वह कल्पना के आधार पर बने हैं। और इस तरह से देखा जाए तो हमारी भारतीय कला रचनात्मकता को लिए भरी पड़ी है, लेकिन अंग्रेजी कला का बिल्कुल यथार्थ से जुड़ा हुआ है। वह जो दिखता है वो बनाते हैं और यही कारण रहा कि उसमें कुछ विशेष रचनात्मकता का अवसर कलाकारों को प्राप्त नहीं होता है। 20वीं सदी के प्रारंभ में बंगाल स्कूल के कलाकारों ने भारतीय कला को इस अंग्रेजी परतंत्रता से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया और इस क्षेत्र में कार्य करने लगे, जिसके कि मुख्य रूप से अगुआ या नेता कह लें या उसके कर्ता धर्ता कह लें, अवनींद्रनाथ जी, अवनींद्रनाथ के बनाए चित्र जिसकी चर्चा आगे हमने की है कि भारत माता का चित्र उनके द्वारा बनाई गई, जो कि आज भी उस चित्र की पूजा हम सब लोग करते हैं। एक प्रतीकात्मक रूप में भारत माता का दर्जा चित्र के रूप में उन्होंने हमको प्रस्तुत किया। और अवनींद्रनाथ जी गुरु रविन्द्रनाथ जी के भतीजे हैं। इन्होंने अंग्रेजी कला के खिलाफ भारतीय कलाकारों को जोड़ने का एक भगीरथ प्रयास किया और इसमें सफलता भी पाई। अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में आर्ट स्कूल की स्थापना की गई और यह सोच करके की गई कि भारतीय कला को धीरे धीरे जड़ से खत्म कर देना है और अंग्रेजी कला को इनके ऊपर थोप देना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके प्रथम प्रिंसिपल डॉक्टर E.V. हैवेल जी, जिन्होंने भारतीय कला को समझा और भारतीय कलाकारों को यह कहा कि तुम्हारी कला सर्वश्रेष्ठ है, तुम्हारी कला में रचनात्मकता है और तुम अपनी कला को मत भूलो, अपनी कला को मत छोड़ो और इस अंग्रेजी कला से दूर रहो। और इसी कारण उन्होंने अवनींद्रनाथ जी को कलकत्ता आर्ट स्कूल में एक शिक्षक के रूप में बुलाया और बाद में अवनींद्रनाथ जी कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल बने और साथ ही वहाँ से जो उन्होंने शिष्यों को पैदा किया, आसिफ कुमार हलदार, नंदलाल बोस और तमाम ऐसे कलाकार जो निकले, देश विदेश के कोने कोने में जाकर भारतीय कला की अलख जगाने लगे। क्योंकि भारतीय संस्कृति अपनी प्राचीनता की तरफ देखती है और ऐसा देखने का स्वभाव है। यही कारण था कि अवनींद्रनाथ जी ने कलाकारों को प्रेरित किया और कहा कि हमारा प्रेरणा या हमारी सोच अंग्रेजी कला की तरफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो प्रेरणा शक्ति है वो अजंता से मिलती है। हमारी अजंता की कला का प्रभाव हम पर पड़ना चाहिए। हमारी अजंता की कला को हम सब लोगों को देखना चाहिए, सीखना चाहिए और उसको ही हम समाज में प्रचारित करने के लिए प्रयास करें। इस तरह से देखेंगे कि अजंता के चित्रों की नकल कराई गई, उसको उस समय प्रिंट में
लाने के लिए प्रिंट तैयार किया गया और जिस तरह से उसको समाज में वितरित किया गया ताकि हर एक लोगों तक भारतीय कला दिखे जाए। अंग्रेजी कला का प्रभाव जो हमारे समाज पे पड़ा उसका सारा का सारा नुकसान नहीं हुआ, कुछ लाभ भी हमको हुआ, जिससे कि वेनिस से जो हमारे यहाँ कला आई, हाथी दांत की कला, कागज पे बनाने, चित्र बनाने की परंपरा, वाटर कलर, ऑयल कलर आदि का प्रभाव हमारे कलाकारों पे पड़ा। अंग्रेजी कला और हिंदी कला का जो एक मिक्स तैयार हुआ उसको कंपनी शैली के नाम से जाना गया और इसमें कई घराने भी तैयार हुए, जिसमें कि एक ईश्वरी प्रसाद जी का आरा का घराना भी बना। कहा जाए कि इसका मुख्य रूप से केंद्र था पटना, बनारस, मुर्शिदाबाद, पूना, कलकत्ता। इन सब जगहों पे कंपनी शैली की कलाकारों की संख्या बढ़ी, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा चित्र बनवाना और कलाकारों को प्रेरित करना, उनको पारिश्रमिक की व्यवस्था करना, ये एक जो पहले राजघरानों में चलते थे वह अंग्रेजों ने शुरू किया और वह अपने दैनिक जीवन के चित्र, अपने व्यक्ति चित्र आदि इन कलाकारों से बनवाते थे और जो कि लेकर के अपने साथ विदेश जाते थे। इसमें इनके यहाँ की एक महिला मैरी इम्पी का नाम बड़ा ही प्रमुखता से लिया जाता है, जिन्होंने करीब करीब 2500 चित्रों का संग्रह अपने साथ किया, जिसमें से 650 चित्र जानवरों और चिड़ियों के थे, जिसमें से एक काले गरुड़ का बड़ा ही प्रसिद्ध चित्र भी था। तो इस तरह से अंग्रेजी कला का विकास या अंग्रेजी कला को बढ़ावा देने में अंग्रेजी कहा जाए अधिकारियों का भी बड़ा रोल रहा है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव हिंदी कलाकारों पर, हिंदुस्तानी कलाकारों पर बड़ा ही प्रमुखता से पड़ा है। अवनी बाबू के द्वारा भारतीय चित्र पद्धतियों जैसे अजंता, पहाड़ी, राजपूत आदि शैलियों का गहन अध्ययन किया गया। 1907 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई। उस समय छापा चित्र का प्रचलन नई पद्धति से छापा चित्र छापने की हुई और कारण यह था कि इस तरह के चित्र जो भारतीय स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों के मन में चित्रों को देखने के बाद एक नई जागृति, नई ऊर्जा प्रदान करे, ऐसे चित्रों को इस विधि से छाप करके जन जन तक पहुंचाया जाए। इस सोच से इन्होंने ऐसा किया, जिसमें भगिनी निवेदिता, नंदलाल बोस, अवनीनाथ जी, लेडी हरिंगम आदि ने अजंता के गुफा चित्रों की कृतियां बनाई। उनके साथ आसित कुमार हलदार, समरेंद्र नाथ गुप्ता आदि भी रहे और अवनीनाथ जी की भारत माता के चित्र, जिसमें कि 4 हाथ दिखाया गया है, जो कि एक समृद्धशाली महिला का प्रतीक, एक सबला महिला का प्रतीक के रूप में उन्होंने दिखाया है। और आगे हम चर्चा कर चुके हैं कि पूर्णचंद घोष जी, अमृता शेरगिल जी ने भी इस तरह के चित्रों की रचना की है। और इसी क्रम में हम देखें कि नंदलाल बोस जी ने भारतीय कांग्रेस की पहली अधिवेशन हरिपुरा में 1938 में जब हुई थी, तो उन्होंने भारत के सामान्य जनजीवन के चित्र उकेरे, बहुत ही जो दयनीय चित्र हमारे देश के थे उसको वहां प्रदर्शित करने का प्रयास किया, जिसके कारण उन चित्रों को देख करके हमारे जो भारतीय क्रांतिकारी, भारतीय नेता, भारतीय जनता जो उस अधिवेशन में जुटी थी, उनके मन में एक स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति एक नई ऊर्जा जगी और चित्रों के माध्यम से नंदलाल बोस जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा ही सहयोग किया। उस समय कलाकार, साहित्यकार, यहाँ तक कि ये कह लें कि बंकिम चंद्र जी की उपन्यास आनंद मठ, जिसका कि बहुत बड़ा ही योगदान इस स्वतंत्रता आंदोलन में रहा है। आनंद मठ जो एक गीत आप सुने होंगे, हम लोग अक्सर कार्यक्रमों में या ऐसे भी
रेडियो प्रसारण पे हम लोग सुनते थे वंदे मातरम। वंदे मातरम एक ऐसा गीत रहा जनजीवन में, और सामान्य मुख से यह चीज निकलती आ रही है कि वंदे मातरम गा करके कितनों ने फांसी पर झूल गया, कितनों ने गोलियां खाई वंदे मातरम का नाम लेकर के। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि साहित्यकारों ने भी बहुत बड़ा योगदान हमारी स्वतंत्रता आंदोलन में दिया है? और हम देख लें कि गगनेंद्र नाथ जी के चित्र जलियांवाला बाग से प्रभावित पंजाब में शांति घोषित, उस चित्र को देख करके लोगों के खून खौल जाते हैं, लोगों के दिमाग में अंग्रेजों के प्रति जो विद्रोह पैदा होता है, क्या वह स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सकारात्मक ऊर्जा नहीं देती है? तो कहीं ना कहीं हम यह देखेंगे भारतीय कला का योगदान भी स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा चरम पे रहा है, और हम बातचीत के दौरान कलाकारों को भूल जाते हैं कि कलाकारों ने भी अपना योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में दिया है। तो हम अपने उन कलाकार भाई बंधुओं से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि जब भी जरूरत पड़े, जब भी ऐसी मंच मिले, वहां हम कलाकारों को न भूलें। कलाकारों ने भी देश के लिए बड़ा काम किया है। और इसी वाणी के साथ, इसी शब्दों के साथ हम अपने को वाणी को विराम देते हैं, और आगे फिर अगली रचना और अपनी सोच, नई सोच के साथ मिला जाएगा। नमस्कार, प्रणाम। तो दोस्तों, ये तो थी आज की कला समीक्षा, और ओम प्रकाश जी ने बड़ी ही अच्छे तरीके से समझाया कि किस प्रकार रचनात्मकता और कलात्मकता भारतीय चित्रकला के अंग अंग में समाहित है, कण कण में समाहित है। और हम इस पूरे पाठ्यक्रम को, इन कला समीक्षा के सभी वीडियोस को अगर आप चाहें तो एक दस्तावेज़ के रूप में तैयार कर सकते हैं, रख सकते हैं। कला के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक ज़रूरी कदम हो सकता है। और भी विषयों पर बहुत ही गहन पूर्वक अध्ययन करने के बाद समीक्षक ओम प्रकाश गुप्ता जी आपके सामने लेकर आएंगे और आपको जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और हाँ, जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं चित्रकला को, उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए कि अगला क्या विषय है। नमस्कार।